नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, इसरो यूआरएससी टेक्नीशियन बी की आंसर की आ चुकी है, तो इस आंसर की को हम जल्दी जल्दी एनालाइज करेंगे। इसका डिटेल सॉल्यूशन बाद में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्टरनेटर के स्टेटर कोर को लैमिनेटेड शीटों द्वारा बनाए जाने का कारण क्या है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कई बार। अल्टरनेटर के स्टेटर कोर को लैमिनेट इसलिए करा जाता है ताकि हम एडी करंट को कम कर सके, क्योंकि एडी करंट क्या है, सर्कुलेटिंग करंट है, और ये क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी वजह से हम कोर को लैमिनेट कर देते हैं, जिससे जो करंट का फ्लो होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से जो एडी करंट होता है वो कम हो जाता है। दोस्तों, थोड़ी तबियत भी मेरी खराब है, तो थोड़ी आवाज अगर खराब लगे तो अवॉइड करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 फेज बाइंडिंग के विद्युत से कितना अलग रखा जाता है। ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री एंड डी 180 डिग्री। दोस्तों, 3 फेज बाइंडिंग में हमारे 3 फेज होते हैं, आर, वाई और बी, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ भी इस क्वेश्चन को गलत करके आए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब बैटरी को अधिक दर पर अति आवेशित अथवा डिस्चार्ज किया जाता है तो क्या त्रुटि हो सकती है। दोस्तों, जब हम बैटरी को अधिक दर पर अति आवेशित करते हैं तो एक समस्या आती है बकलिंग की, जिसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड प्लेट होती है वो बैंड हो जाती है, और ये बैंडिंग एजिंग की वजह से भी आ सकती है, यानी हम बैटरी को काफी देर तक इस्तेमाल करें उस वजह से भी ये बकलिंग की समस्या आ जाती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की तांबे की हानि 1000 वाट है तो लो हानि कितनी होगी। हमें यहाँ पे बतानी है मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी ओवर ट्रांसफार्मर कब होती है, जब आपका कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों बराबर हो। तो कॉपर लॉस हमें 1000 वाट दे रखा है, तो कोर लॉस भी कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसर्न्ड विद ए एनर्जी फ्लोइंग अक्रॉस अ गैप बिटवीन कंडक्टर, बी चार्ज एट रेस्ट, सी चार्ज इन मोशन एंड डी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक विज्ञान की वह शाखा है जो विद्युत आवेश के संबंध में हमें बताती है। अब विद्युत आवेश क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने ठीक से डेफिनेशन को नहीं पढ़ा होगा तो इस ऑप्शन को आप गलत कर सकते। और ये चार्ज कौन सा होता है, ये चार्ज स्थिर अवस्था का चार्ज होता है, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। अगर सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टेशनरी दैट मींस चार्ज एट रेस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन टू ट्रांसफार्मर आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल दे विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर ए लीकेज रिएक्टेंस, बी मैग्नेटाइजिंग करंट, सी पर यूनिट इंपीडेंस एंड डी केवीए रेटिंग। दोस्तों, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया था। इसके क्वेश्चन 2-3 करवाए भी गए थे। इसका राइट आंसर होगा पर यूनिट इंपीडेंस। जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन में काम कर रहे होते हैं तो वो अपना लोड किस तरह से शेयर करते हैं, वो अपना लोड पर यूनिट इंपीडेंस के हिसाब से शेयर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलिकॉन डाइड के आंतरिक बाधा क्षमता डैश होती है। सिलिकॉन डाइड की जो इंटरनल बैरियर पोटेंशियल होता है, आंतरिक बाधा क्षमता यानी कि इंटरनल बैरियर पोटेंशियल, वो 0.7 वोल्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट करा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। 0.5 नहीं होता है, 0.7 होता है। जितने भी बुक्स मैंने देखी है उसमें 0.7 वोल्ट ही यहाँ पे लिखा हुआ है। 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो। दोस्तों, यूजेटी एक 2 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है, और इसके अंदर नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी मौजूद होता है। इसमें जो कंडक्शन होता है वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है। अब मेजॉरिटी कैरियर आपके होल्स भी हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, और बीजेटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। दैट मीन्स जो हम इनपुट वोल्टेज इसको प्रोवाइड करेंगे वो यूजेटी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा। अब क्योंकि दोस्तों यूजेटी के अंदर एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, जिसकी मदद से हम इसमें सॉटूथ वेव का जनरेशन कर सकते हैं, और इसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यूजेटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी है, इसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन ही ऑलमोस्ट राइट है। इन्होंने यहाँ पे सी ऑप्शन सेलेक्ट करा है। यूजेटी को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहा जाता है। यूजेटी को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की तरह यूज करा जाता है। सेम यूजेटी को वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस की तरह यूज करा जाता है। सेम यूजेटी को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करा जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन ही आपके राइट ऑप्शन है। तो अगर किसी ने इन तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करा होगा, तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करा होगा, तो मेरे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन माने जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम है और 2 एम्पियर लेता है, उपकरण द्वारा उपभुक्त पावर कितनी होगी। तो पावर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है कितना 100 ओम, और करंट गिवन है यहाँ पे 2 एम्पियर। तो बस हमें फॉर्मूला लगाना है I स्क्वायर R का, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 100 विच इज इक्वल टू 4 into 100 और 400 वॉट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो। आई होप सबने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। ए बोथ द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल, बी रनिंग वाइंडिंग इज मोर देन स्टार्टिंग वाइंडिंग इज लेस, सी रनिंग वाइंडिंग इज लेस एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मोर, डी रनिंग वाइंडिंग इज लेस एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इज इनफिनिट। यहाँ पे हमें ये बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा
ज्यादा होता है या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो सिंगल फेज मोटर में, और इसको और प्रिसाइज कर दे तो स्प्लिट फेज मोटर में, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें कम तार लपेटे जाते हैं और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी थिन होता है। दैट मीन्स जितनी वायर की कम टर्न्स होंगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि एरिया थिन है। अब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जितना थिन एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो इसी वजह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस देखेंगे तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई रहता है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस तो कम होता है, लो इंडक्टेंस, बट इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस। अब हम रनिंग वाइंडिंग की बात करें तो इसमें तार ज्यादा लपेटी जाती है, लेकिन जो वायर यूज करा जाता है वो थिक वायर यूज करा जाता है। एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस तो हाई होता है लेकिन रेजिस्टेंस लो होता है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो इनकी मदद से हम एक फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं और मोटर रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रनिंग वाइंडिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर। ए स्ट्रे लॉसेस, बी एडी करंट लॉसेस, सी हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड डी कॉपर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मदद से हम क्या निकालते हैं? हम कॉपर लॉस निकालते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से हम क्या निकालते हैं? हम नो लोड लॉसेस को निकालते हैं, जिसमें आपके हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉसेस। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जर्मेनियम तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी करवाया था सेमीकंडक्टर की थ्योरी में। जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है परिशुद्ध साइन तरंग के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मूल्य किसके समान होता है? ये क्वेश्चन एक्चुअली में यूआरएससी में पहले भी पूछा जा चुका था। इस क्वेश्चन को हम कर भी चुके थे। इसमें हमने अपना फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ा था, आरएमएस वैल्यू के बारे में पढ़ा था और एवरेज वैल्यू के बारे में भी पढ़ा था। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद होना चाहिए, पीक वैल्यू मल्टीप्लाई में 0.637, और फॉर्म फैक्टर कितना होता है? वो होता है 1.11। तो आसपास का ऑप्शन कौन सा है? 0.636, हमारा 0.637। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन 14 है बाय प्रोवाइडिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन सीरीज विद आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर व्हिच डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड? ए रफ कम्युनिकेशन, बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, सी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट एंड डी आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है? जो मेन फील्ड फ्लक्स होता है वो वीक हो जाता है या कमजोर हो जाता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हम ज्यादातर लार्ज मोटर्स में यूज करते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। देयरफॉर कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज ऑलवेज यूज्ड टू रिड्यूस और यूज्ड टू रिमूव क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट भी करा जाता है, बस आर्मेचर की और इसकी पोलैरिटी अलग होती है ताकि आर्मेचर रिएक्शन को कम करा जा सके। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 है स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार कराया भी जा चुका है। स्कॉट कनेक्शन को क्या बोलते हैं? टीटी कनेक्शन भी बोलते हैं। इसमें दो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं, एक मेन ट्रांसफार्मर यूज होता है, एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यूज होता है। और स्कॉट कनेक्शन का उपयोग 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 16 है छेनी का क्रॉस सेक्शन सामान्यतः डैश होता है। छेनी का जो क्रॉस सेक्शन होता है, जिसे हम इंग्लिश में चीजल बोलते हैं, चीजल क्रॉस सेक्शन, वो ऑक्टागोनल होता है। दैट मींस अष्टकोणीय। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 17 है द करंट कैपेबिलिटीज ऑफ द केबल आर स्पेसिफाइड फॉर सर्टेन एम्बिएंट टेम्परेचर इन BIS रेगुलेशन। द स्पेसिफाइड एम्बिएंट टेम्परेचर इज। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 39613, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंडियन स्टैंडर्ड है। इसमें BIS के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर होना चाहिए, एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, वो 40 डिग्री होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 18 है यू हैव टू फाइंड ट्रू पावर, अपरेंट पावर एंड रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ अ 3 फेज सर्किट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 एलिमेंट 2 टाइप 3 फेज वाटमीटर, बाय 2 वाटमीटर मेथड, बाय 3 एलिमेंट 3 वायर 3 फेज वाटमीटर, बाय 3 एलिमेंट 4 वायर 3 फेज वाटमीटर। तो हमने ये क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, शायद इस सीरीज में नहीं करा है, लेकिन हमने PGCL की सीरीज में ये क्वेश्चन करा था कि अगर हमें 3 फेज की पावर को मेजर करना है तो हमें 1 वाटमीटर कम लेना पड़ेगा, यानी कि हमें 2 वाटमीटर लेने पड़ेगा। सेम चीज अगर हमें 4 फेज या 5 फेज की पावर को मेजर करना है, अगर हमें सपोज कीजिए अगर हमें 5 फेज की पावर को मेजर करना है तो हमें 4 वाटमीटर की जरूरत है। सेम 4 फेज की पावर को मेजर करना है तो हमें 3 वाटमीटर, तो 1 वाटमीटर हमेशा कम लगता है। यहाँ 3 फेज सर्किट है तो हमें 2 फेज, तो हमें 2 वाटमीटर मेथड की जरूरत है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। कैंडेला किसकी यूनिट है? कैंडेला यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ओम नियम दर्शाने वाला कर्व डैश है। जो ओम का नियम होता है वो वोल्टेज और करंट का रिलेशन बताता है, और ये जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है चिकना बेलनाकार रोटर के व्यास और अक्षीय लंबाई डैश होती है। दो तरह के रोटर होते हैं, एक सिलेंड्रिकल रोटर होता है, एक साइलेंट पोल रोटर। साइलेंट पोल रोटर में उल्टा होता है, डायमीटर बड़ा होगा, एक्सियल लेंथ कम होगी। सिलेंड्रिकल रोटर
मोटर में अलग होगा, उसमें डायमीटर स्मॉल होता है, एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है। और ये किसकी बात चल रही है? ये सिंक्रोनस मशीन की बात चल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टर इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग डीसी सीरीज मोटर? ए ड्रम कंट्रोल स्टार्टर, बी 3 पॉइंट स्टार्टर, सी रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर एंड डी 4 पॉइंट। डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए या तो हम 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं या फिर हम ड्रम कंट्रोल स्टार्टर का यूज करते हैं। जैसे ही डीसी सीरीज मोटर में लोड कम होता है तो क्या होगा, जब लोड कम होगा मोटर काफी हाई स्पीड में रन करने लग जाएगी। तो इसी वजह से स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टर ट्रिगर हो जाता है और वो रोटर को या मोटर को ऑफ कर दे। ये काम है ड्रम कंट्रोल स्टार्ट। डीसी शंट मोटर में हम 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, द एक्टिव मटेरियल यूज्ड इन अ पॉजिटिव प्लेट ऑफ अ लेड एसिड सेल इज? लेड एसिड बैटरी में हम क्या यूज करते हैं? हम स्पंज लेड का यूज करते हैं और लेड परऑक्साइड का यूज, ताकि हम क्या करें, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। और इसमें जो एक्टिव मटेरियल होता है पॉजिटिव साइड में, वो कौन सा होता है? वो होता है लेड परऑक्साइड। ये पॉजिटिव साइड में होता है जिसे हम बोलते हैं PbO2। और नेगेटिव साइड में क्या होता है? वो होता है स्पंज लेड जिसे लिखा जाता है Pb। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच आर्टिफिशियल रिससिटेशन मेथड इज सुटेबल फॉर द विक्टिम इन द केस ऑफ बर्न इंजरी इन द बैक? बी सेकफॉर्म मेथड, सी नेल्सन मेथड एंड डी हैलोजन नेल्सन मेथड। नेल्सन मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें चेस्ट को कंप्रेस नहीं करना होता, क्योंकि नेल्सन मेथड किसके लिए यूज होता है? ये बैक इंजरी के लिए यूज होता है। बैक इंजरी में क्या करेंगे, हम विक्टिम को उल्टा लेटाएंगे और बैक साइड से प्रेशर को अप्लाई कर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार के लूपिंग तरीका वायरिंग में कम केबलों का उपयोग करता है? दो तरह के लूपिंग मेथड हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक होता है लूपिंग आउट फ्रॉम 3 प्लेट सीलिंग रोज एंड दूसरा होता है लूपिंग आउट फ्रॉम जंक्शन बॉक्स। पहले मेथड का एडवांटेज क्या होता है, इसमें कम केबलों का यूज करा जाता है और दूसरा मेथड इकोनॉमिकल ज्यादा हो। तो अगर इकोनॉमिकल पूछा जाएगा तो लूपिंग आउट फ्रॉम जंक्शन बॉक्स होगा, और अगर क्वेश्चन में कम केबल के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, लूपिंग आउट फ्रॉम 3 प्लेट सीलिंग रोज। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओपनिंग द स्विच ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट सेट एन आर्क अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट ड्यू टू लार्ज वोल्टेज इंड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। द आर्क इज सप्रेस्ड इन सच सर्किट बाय कनेक्टिंग। अगर हमें आर्किंग को कम करना है या न्यूट्रलाइज करना है तो हमें एक स्मॉल कैपेसिटर को स्विच के अक्रॉस लगाना होगा। स्मॉल कैपेसिटर इज प्लेस्ड अक्रॉस दिस स्विच, क्योंकि इंडक्टिव एलिमेंट की वजह से क्या होता है, हायर वोल्टेज जनरेट होता है, जिसकी वजह से आर्किंग पीरियड जो होता है वो बढ़ जाता है। और जब आर्किंग पीरियड बढ़ जाएगा तो इक्विपमेंट के डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और कैपेसिटर का काम क्या है, ये वोल्टेज चेंज को रजिस्ट करता है या रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाता और आर्किंग पीरियड रिड्यूस हो जाता। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी हैज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो जितना कम टाइम होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 1 हर्ट्ज की है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैलकुलेट द अपरेंट पावर ऑफ अ स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर एंड द फेज करंट इज 10 एम। क्वेश्चन में हमें लाइन करंट दे रखा है, कितना है, 415 वोल्ट। फेज करंट दे रखा है कितना, 10 एम्पियर। स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट सेम रहते हैं, तो लाइन करंट भी कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। और अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है स्टार कनेक्शन के लिए √3 VL/I है। √3 का मान कितना होता है, 1.732 मल्टीप्लाई में 415 मल्टीप्लाई में 10 को इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7188 VA। उसको केवी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.188 केवी। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक 3 फेज वाली तुल्यकाली मोटर में डैश सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, और जो सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर होता है उसको हम 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, और जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर होता है उसको हम एक एक्सटर्नल DC सोर्स से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर इसी वजह से जो इसके अंदर स्लिप रिंग होनी चाहिए वो एटलीस्ट 2 स्लिप रिंग तो होनी ही चाहिए, ताकि रोटर तक करंट को पहुंचाया जाए। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 30 है, आंतरिक सेमीकंडक्टर सामग्री को डैश इलेक्ट्रॉन के रासायनिक संयोजन सेल द्वारा विशिष्टकृत किया जाता है, A1 B2 C4 एंड D6। आंतरिक सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल होती है जिसके अंदर होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन का मिश्रण कितना होता है? ट्रांसफार्मर कोर को स्टील से बनाया जाता है, और स्टील क्या प्रोवाइड करती है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ प्रोवाइड करती है, और इस स्टील में स्मॉल अमाउंट ऑफ सिलिकॉन ऐड करा जाता है ताकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को और बढ़ाया जा सके। और सिलिकॉन क्या करती है, ये हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस को कम करने में मदद करती है। अब इनका रेशियो कितना होता है, 97% आपका स्टील होता है प्लस 3% आपका सिलिकॉन होता है, तो ये इसका रेशियो होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज्ड
यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल बेस्ड फायर, ए हेलन एक्सटिंग्विशर, बी कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर, सी फोम एक्सटिंग्विशर एंड डी ड्राई पाउडर। हमें इलेक्ट्रिकल बेस्ड फायर में किसी भी वेट एक्सटिंग्विशर का या ऐसा एक्सटिंग्विशर जिसके अंदर नमी हो वो हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो फोम के अंदर होती है नमी, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक 4 पॉइंट अर्थ टेस्टर P1, C1, P2, C2 में निश्चित अर्थ पॉइंट के साथ निकट और जोड़े गए पॉइंट कौन से हैं? तो अर्थ रजिस्टर टेस्टर में 4 पॉइंट होते हैं, C1, P1, P2, C2, P1, P2, C2, और इस मेथड को फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड भी कहते हैं। तो C1 ब्लैक रंग का होता है, P1 ग्रीन, P2 येलो और C2 रेड, जिसकी कलर भी होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निकट के साथ जोड़े गए अर्थ पॉइंट कौन से हैं? C1 और P1। C1 को डायरेक्टली अर्थ पॉइंट के साथ कनेक्ट करा जाता है और P1 को टेस्टर के साथ कनेक्ट करा जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस मेजर करने में मदद। सो ऑप्शन नंबर ए इसका P1, C1 इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, द डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ डेल्टा कनेक्टेड लोड, एनी अनबैलेंस करंट विल। तो डेल्टा कनेक्शन में बैलेंस कंडीशन के केस में क्या होता है? लाइन करंट इज इक्वल्स टू √3 टाइम ऑफ फेज करंट। और डेल्टा के एडवांटेज क्या होते हैं? ये बैलेंस और अनबैलेंस लोड दोनों के लिए यूजफुल होता है। इन केस अगर हमने 3 ट्रांसफार्मर यूज करे हुए हैं और उसमें से एक ट्रांसफार्मर फेल हो गया तो 2 ट्रांसफार्मर जो बचे हुए हैं वो पावर सप्लाई को प्रोवाइड करवाते। और इसमें जो हार्मोनिक होती है, थर्ड हार्मोनिक, वो क्लोज पाथ के अंदर, ये जो डेल्टा का पाथ है उसके अंदर सर्कुलेट करती रहती। तो जो भी अनबैलेंस करंट होगा सेकेंडरी साइड में, वो एक तरीके का क्या है? अनबैलेंस करंट, सर्कुलेटिंग करंट है। और सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है? डेल्टा के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक 3 फेज वाला फुल वेव रेक्टिफायर में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज का एक एसी इनपुट है। डीसी आउटपुट के प्रति संपर्क में उर्मिका आवृत्ति क्या होगी? तो उर्मिका आवृत्ति यानी कि रिपल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है यहाँ पे। और अगर मैं 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर दे रखा है तो उसकी रिपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रिपल फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पल्सेस मल्टीप्लाई में सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो एक जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें कितनी नंबर ऑफ पल्सेस होती है? उसमें 6 पल्सेस होती है, 1 2 3 4 5 6, और सबका डिस्टेंस कितना होता है? π/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री हो। तो नंबर ऑफ पल्सेस कितनी हो गई? 6 हो गई। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। तो 6 × 50 कितना हो जाएगा? 300। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, नेटवर्क के किसी जंक्शन में संगम होने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है। इस नियम का क्या नाम है? जब इनकमिंग करंट, ये मान लीजिए जंक्शन है, पे इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग, इस तो जो सम ऑफ करंट होता है I1 + I2 + I3 + I4 डैश डैश डैश, वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये नियम किसके द्वारा पता लगता है? ये किरचॉफ के विद्युत नियम के द्वारा पता लगता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 5S प्रणाली का लाभ क्या है? तो 5S सिस्टम क्या होता है? शॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम कभी हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें डिस्कस करा जाता है बेसिकली। तो ये मतलब आपके क्वेश्चंस में भी आ रखा है, थोड़ा अजीब सा है, लेकिन ये 5S होते हैं। और इसको किस लिए करा जाता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, मटेरियल कॉस्ट को कम करने के लिए, एनवायरमेंट सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए, टाइम को कम करने के लिए, वेस्ट को कम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, मेंटेनेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए निम्नलिखित 1 या 2 स्थितियों की आवश्यकता है। एक, ट्रांसफार्मर की ध्रुवीयता समान होनी चाहिए, बी, समान वोल्टेज अनुपात प्रदान करना चाहिए, सी, प्रतिशत प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, या डी, ये सभी। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? एक, सेम वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, सेम टर्न रेशियो होना चाहिए, सेम परसेंटेज इंपीडेंस होना चाहिए जिसे हम XR रेशियो बोलते हैं, सेम KVA रेटिंग होनी चाहिए, सेम पोलैरिटी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी रेटिंग होनी चाहिए, सेम फेज सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार करवाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ब्रेथ DC मोटर के चालू करने के लिए सीधी ऑनलाइन डॉल स्टार्टर उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम डॉल स्टार्टर भी बोलते हैं, ये ज्यादा लार्ज मोटर, इस स्टार्टिंग मेथड को लार्ज मोटर के लिए यूज नहीं करा जाता है। द रीजन बीइंग कि मोटर काफी ज्यादा हैवी करंट ड्रॉ करती है एज कम्पेयर टू इट्स फुल लोड, जिसकी वजह से क्या होगा? पावर लाइन में काफी ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, जिससे अदर मशीन का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डॉल स्टार्टिंग को केवल लो पावर रेटिंग मशीन के लिए यूज करा जाता है। और जो रेटिंग होती है डॉल स्टार्टिंग मशीन की, वो कितनी होती है? 1 HP से लेके अराउंड 1.5 to 2 HP। किसी बुक में 2 HP तक लिखा हुआ है, किसी में 1.5 तक, किसी में 1 HP तक लिखा हुआ है। तो 1 HP की मोटर डॉल स्टार्टर के लिए सही रहती है, लेकिन 1 HP से ऊपर चली जाती है मोटर तो डॉल स्टार्टर यूजफुल नहीं रहता। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। स्टार्टिंग करंट अत्यधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेटिंग ऑफ फ्यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेज मोटर शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स दी। मोटर की जो फ्यूज रेटिंग होती है उसको सेलेक्ट कैसे करा जाता है? उसको फुल लोड के हिसाब से या फुल लोड करंट के हिसाब से सेलेक्ट करा जाता है, फुल लोड। और जो फ्यूज रेटिंग होती है
है दोस्तों वो फुल लोड करंट से थोड़ी ज्यादा होती है। हम इसमें एक मार्जिन लेके चलते, तो अगर फुल लोड करंट 2 टाइम्स है तो फ्यूज रेटिंग ऑलमोस्ट 2.5 से 3 टाइम्स होगी। ये एक सेफ्टी मार्जिन हो ताकि हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन मिल सके, बेवजह हमारा फ्यूज जो है ट्रिप ना हो, और स्टैंडर्ड फ्यूज रेटिंग होती है हर किसी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ अ पर्सन फेंट ड्यू टू सफोकेशन द फर्स्ट स्टेज टू बी गिवन इज। अगर पर्सन बेहोश हो जाता है सफोकेशन की वजह से तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको एक वेंटिलेटेड स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि एयर का फ्लो उसको अच्छा मिलेगा। हम ज्यादातर बेहोश किस वजह से होते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, तो अगर पर्सन एक वेंटिलेटेड स्थान पर रहेगा तो उसे ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 42 है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताता है, जब भी एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करा जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसे हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। 3-4 तरह की डैम्पिंग होती है, एक होती है एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी होती है। एडी करंट डैम्पिंग कहाँ यूज होती है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ यूज होती है, ये इलेक्ट्रो डायनामोमीटर में यूज होती है, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ पे यूज होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में यूज होती है। और एक डैम्पिंग और बताई थी मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहाँ पे यूज होती है, ये फ्लक्स मीटर में यूज होती है। सो पीएमएमसी में कौन सी यूज होती है, सो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एडी करंट डैम्पिंग यूज होती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ टेस्टर इज ए चेंज एसी टू डीसी सप्लाई, बी ब्रिंग द नीडल टू स्टैंड स्टिल पोजीशन विदाउट वाइब्रेशन, सी चेंज डीसी टू एसी सप्लाई, एंड डी प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग। अर्थ टेस्टर में करंट रिवर्सर का काम होता है डीसी को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करना, और जो एसी सप्लाई हमें मिलती है को हम कहाँ पे देते हैं, को हम अर्थ इलेक्ट्रोड में प्रोवाइड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी सेल, ए वोल्ट एम्पेयर, बी किलोवाट, सी वाट आवर, एंड डी एम्पेयर आवर। किसी भी सेल की यूनिट होती है वो किस में नापी जाती है, वो एम्पेयर आवर में नापी जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच रूल इज अप्लाई टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर इन डीसी मोटर। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डीसी मोटर की निकालनी है तो हम कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं, हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें डीसी जनरेटर की डायरेक्शन निकालनी हो तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करें। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 47 है, द फॉलोइंग इज अ बाइपोलर डिवाइस, आईजीबीटी, जीटीओ, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है यूनिडायरेक्शनल और सेकंड वन इज बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस में केवल करंट मेजॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो करता है, लेकिन बाई डायरेक्शनल में करंट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों की वजह से फ्लो करता है। अब कुछ डिवाइस हमारे यूनिडायरेक्शनल होते हैं, कुछ डिवाइस हमारे बाई डायरेक्शनल, जैसे कि एससीआर है, ये क्या है, ये एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है या बाइपोलर डिवाइस है। जीटीओ क्या है, ये भी एक बाइपोलर डिवाइस है। आईजीबीटी क्या है, ये भी एक बाइपोलर डिवाइस है। मोसफेट यूनिपोलर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट करा हुआ है, तो जिसने भी ऑप्शन सी करा होगा सेलेक्ट, वो इस क्वेश्चन को रेज कर सकता है, इस क्वेश्चन पे सवाल उठा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश इन दी सर्किट। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, कम बार पर अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप इस कारण से होता है। तो अल्टरनेटर पर कम बार की लो लोड पर वोल्टेज ड्रॉप के मेन कारण क्या है, वो है आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रिएक्शन, लीकेज रिएक्टेंस एंड सिंक्रोनस रिएक्ट। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोटर परिपथ के लिए फ्यूज को किस तरह नियत किया जाता है। जो मोटर की फ्यूज रेटिंग होती है, अगर हम सिंगल फेज की बात करें, वो अराउंड 1.25 टाइम होती है फुल लोड करंट के, और 3 फेज में 1.5 टाइम के अराउंड होती है फुल लोड करंट। तो मोटा मोटा देखें तो फ्यूज रेटिंग ऑलमोस्ट 2 टाइम ज्यादा होनी चाहिए फुल लोड करंट के। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जितने मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इन्होंने सिलेक्ट करा हुआ है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मोटर की रेटिंग फुल लोड करंट पे डिपेंड करती है। इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके थे, उस क्वेश्चन में बिल्कुल सही दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ कर रखी। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर कंडक्ट। ये जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये सारे ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओम मीटर में नापी जाती है, और जो कॉपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब यहाँ पे क्योंकि माइक्रो है, माइक्रो क्या होता है 10⁻�6 होता है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए था, वो ऑप्शन होना चाहिए था 0.017 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, लेकिन 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन 1 kVA ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न पर वोल्ट इज 8, व्हाट
व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न इन हाई वोल्टेज साइड इफ द वोल्टेज इज 110। ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या है, वो होती है प्राइमरी टर्न अपॉन में सेकेंडरी टर्न इक्वल्स टू प्राइमरी वोल्टेज अपॉन में सेकेंडरी वोल्ट। और हमें ईएमएफ पर टर्न कितना दे रखा है, 8 वोल्ट दे रखा है, विच मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी लो वोल्टेज साइड में, वो कितनी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे प्राइमरी साइड को ले लिया है हाई वोल्टेज साइड, तो कितनी हो जाएंगी 110 मल्टीप्लाई में टर्न पर वोल्ट, तो 110 मल्टीप्लाई में 8 चीज इक्वल्स टू 880 टर्न। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 53 है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 54 है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, पीक फैक्टर को क्रीस्ट फैक्टर भी बोला जाता है। ये किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है पीक वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 56 है ELCB आर स्पेशली यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द सप्लाई अंडर। ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB क्या करता है, ये हमें ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या ये लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड। तो जब भी ग्राउंड फॉल्ट होगा या लीकेज करंट फ्लो करेगा उस केस में ELCB डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 57 है इन प्रोटेक्टिव स्कीम रिले फंक्शन एस। रिले किसकी तरह फंक्शन करता है, सेंसर की तरह फंक्शन, यहाँ इसे बोल सकते हैं सेंसिंग डिवाइस की तरह फंक्शन। रिले पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है, और इन केस अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है सच एज ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज, ग्राउंड फॉल्ट, और किसी भी तरह की कंडीशन आती है उस केस में ये उस एबनॉर्मलिटी को सेंस कर लेता है, और जो स्विचिंग डिवाइस है या ट्रिपिंग डिवाइस है को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 58 है सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन एंड मोटर इज यूज्ड इन वेट ग्राइंडर। हाउ विल यू कनेक्ट द कैपेसिटर इन वेट ग्राइंडर मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट को रोटेट करना, तो हमें कैपेसिटर को ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट करना कि एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो सके और मोटर रोटेट कर सके। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 59 है आग निम्नलिखित का संयोजन होती है। ईंधन, प्रकाश और ऑक्सीजन, बी ईंधन और ऑक्सीजन, सी ईंधन और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी ईंधन, प्रकाश और नाइट्रोजन। आग किसका कॉम्बिनेशन होती है, आग के लिए क्या क्या जरूरी होता है, उसके लिए ईंधन जरूरी होता है, उसके लिए ऊष्मा जरूरी होती है, और सबसे जरूरी क्या होती है, उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 60 है अ स्टेपर मोटर इज अ डीसी मोटर, बी अ सिंगल फेस मोटर, सी अ मल्टी फेस मोटर, एंड डी अ टू फेस। स्टेपर मोटर एक ब्रशलेस डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर होती है जो डिस्क्रीट स्टेप में रोटेट करती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप रोटेट करती है, और स्टेपर मोटर को मल्टी फेस मोटर भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कई सारी मल्टीपल कॉइल्स का यूज करा जाता है, और इन कॉइल को ग्रुप करके फेजेस में डाला जाता है, और हर फेज को अलग अलग टाइम पे एनर्जाइज करा जाता है जिससे मोटर स्टेप बाय स्टेप रोटेट। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 61 है ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में मेन से बैटरी के लिए स्विच ओवर समय कितना होता है। यूपीएस को बोला जाता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई को बिना इंटरप्ट करे ये मेन से सेकेंडरी साइड में स्विच कर जाती है। और ऑनलाइन यूपीएस के केस में क्या होता है, जो पावर सप्लाई रहती है वो हमेशा ऑन कंडीशन में रहती है, हमेशा रेडी कंडीशन में रहती है। तो इसी वजह से ऑनलाइन यूपीएस में जो स्विचिंग टाइम होता है या डिले टाइम होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 62 है अ कार्बन जिंक सेल विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एंड एन ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट इज लोडेड विद एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ 19.5 ओम, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग टू द सर्किट इन मिलीएम्प। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये निकल के आएगा 20 ओम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना दे रखा है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, करंट निकला 0.075 एम्पेयर। तो इसको अब हम मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 मिली एम्प। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट। क्वेश्चन नंबर 63 है इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर स्लाइटली स्क्यूड इन ऑर्डर टू। इंडक्शन मोटर में जो रोटर बार होते हैं उनको डायरेक्ट पैरेलल कनेक्ट नहीं करा जाता है, उसको थोड़ा तिरछा कनेक्ट करा जाता है। द रीजन बीइंग, तो स्क्रूइंग की मदद से हम मैग्नेटिक लॉकिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा मैग्नेटिक हम को बंद कर सकते हैं। मैग्नेटिक हम क्या है, एक साउंड होती है, जैसे कि आप ट्रांसफार्मर में आवाज सुनी होगी, आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो तो उसमें एक आवाज आती है, इसी तरीके से एक इंडक्शन मोटर में भी आवाज आती है। तो स्क्रूइंग की मदद से इन दोनों चीजों को एलिमिनेट करा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64 है व्हाट इज द कॉज ऑफ हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेट। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, व्हाट इज द नॉट कॉज फॉर हॉन्टिंग इफेक्ट इन अल्टरनेट। रीजन बताता हूँ। हॉन्टिंग इफेक्ट किस किस की वजह से हो सकता है, एक तो लोड के चेंज की वजह से, अचानक से लोड चेंज हो जाए, सडन चेंज इन लोड, इसकी वजह से हॉन्टिंग इफेक्ट होता है। दूसरा कारण सडन चेंज इन एक्साइटेशन, इसकी वजह से आपका हॉन्टिंग इफेक्ट होता
है। तीसरा कारण सप्लाई सिस्टम फॉल्ट, चौथा कारण चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फ्लक्चुएशन इन स्पीड और हार्मोनिक टॉर्क की वजह से हॉन्टिंग इफेक्ट होता है। तो किसकी वजह से हॉन्टिंग इफेक्ट नहीं होता है? तो हॉन्टिंग इफेक्ट रनिंग विदाउट लोड की कंडीशन में नहीं होता। अब ये क्वेश्चन गलत है, सो इसके ऑप्शंस भी अभी मान के चल रहा हूँ मैं गलत है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन तो आपके राइट ऑप्शन है, तो आप कौन सा एक सेलेक्ट करोगे तो फिर भी वो गलत माना जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है, अर्थ प्रतिरोध टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अर्थ प्रतिरोध टेस्टर या अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो विभव पात तरीका यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप मेथड, जिसे फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड भी बोला जाता है, इस सिद्धांत पर काम। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 66 है, एलिवेटरों के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? एलिवेटर के लिए हम यूज करते हैं डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 67 है, डीसी परिपथ में अधिक विद्युत को निम्न की सहायता से मापा जा सकता है। एमीटर में शंट रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस इन एमीटर, ये एमीटर की रेंज को इंक्रीज कर देता है, तो जिसकी मदद से हम हैवी करंट को या ज्यादा करंट को मेजर कर सकते। अब जैसे इसका नाम बता रहा है शंट रेजिस्टेंस, तो इसको हमेशा एमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमीटर के साथ समांतर शंट प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क की गति को डैश का प्रयोग करते हुए समायोजित किया जाता है। एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर या इसे ऊर्जा मीटर जो बोलते हैं, इसमें हम एल्यूमिनियम डिस्क की रोटेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? के लिए हम यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट, जिसकी वजह से ब्रेकिंग टॉर्क जनरेट होता है। और ब्रेकिंग टॉर्क क्या करता है? ये डिस्क के मूवमेंट को अपोज करता है, इससे की स्पीड रिड्यूस हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 69 है, डायोड के कार्य को डैश के कार्य के साथ तुलना की जा सकती है। डायोड एक स्विचिंग डिवाइस होता है। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है, और जब डायोड रिवर्स बाइस होता है तब ये ओपन स्विच की तरह करता है। तो डायोड एक स्विचिंग डिवाइस होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द रिलेशन। आरएमएस वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? वी मैक्स या आई मैक्स अपॉन में √2। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है, पारा वाष्प लैंप में प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। प्रतिरोध संयोजक का उद्देश्य क्या है? जो मरकरी वेपर लैंप होता है उसमें एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऐसा इसलिए करा जाता है जो इनिशियल करंट होता है या करंट फ्लो होता है उसे कंट्रोल करा जा सके। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, एकल फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा को संयोजन बदलने में बदला नहीं जा सकता है, यहाँ क्या है? इसमें से कोई भी आंसर राइट नहीं है। जो आंसर राइट है वो है शेडेड पोल मोटर। शेडेड पोल मोटर की डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जैसे सी दिया हुआ है प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिपल्सन मोटर, रिपल्सन मोटर की डायरेक्शन को चेंज करा जा सकता है। इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें ब्रेस्ट की पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। सो इसमें से कोई भी आंसर राइट नहीं है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है, रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर मींस। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन, इसका फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन में नो लोड वोल्टेज। अगर इसको लेमन टर्म में समझाएं, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड बाय चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 74 है, हाउ डू वी रिमूव रिपल्स। अगर हमें रिपल्स को रिमूव करना है तो रिपल क्या होते हैं? पल एक अनवांटेड फ्लक्चुएशन होता है जो रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट वोल्टेज में हमें दिखता है। और रिपल को रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैपेसिटर फिल्टर हो गया, इंडक्टर फिल्टर हो गया, इस तरीके के फिल्टर का हम यूज करते हैं। और एलसी फिल्टर इसमें एक बहुत कॉमन फिल्टर हो जो हम रिपल के लिए यूज कर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि पॉइंटर कोई दोलन के बिना अपनी अंतिम विक्षेपित स्थिति तक त्वरित गति से जाती है तो उस अवमंदन को क्या कहा जाता है? तो क्रांतिक अवमंदन, जिसे हम क्रिटिकल डैम्पिंग भी बोलते हैं। इस डैम्पिंग में क्या होता है? जो पॉइंटर होता है अपनी फाइनल पोजीशन में पहुंच जाता है एट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और उसमें ऑसिलेशन भी नहीं होता। अंडर डैम्पिंग के केस में क्या होता है? अगर डैम्पिंग लेस होगी तो पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचने से पहले ऑसिलेट करेगा, और धीरे धीरे ये ऑसिलेशन कम हो जाएगा और पॉइंटर स्टेबल हो जाएगा। ओवर डैम्पिंग या एक्सेसिव डैम्पिंग के केस में क्या होगा? पॉइंटर स्लोली अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा, और ये सबसे ज्यादा अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 76 है, सभी मामलों में नाली पाइपों पर धागे की लंबाई रेंज क्या होनी चाहिए? सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर इन्होंने बी लिखा हुआ है, मैं इसको जरूर चेकआउट करूंगा, तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं दोबारा रिसर्च करूंगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल जो इसमें राइट आंसर दे रखा है ऑप्शन बी दे रहा है। क्वेश्चन 77 है, संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चालू मोटर में कम क्षमता होती है और अधिक भार नहीं ले सकते। इन समस्याओं को रोकने के लिए निम्न संधारित्रों का उपयोग किया जा सकता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में 2 कैपेसिटर यूज होते हैं, और इसीलिए इस मोटर को 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी कहा जाता है। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है कैपेसिटर स्टार्ट का, वो शॉर्ट टाइम रेटेड होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है,
और जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो लो रेटेड कैपेसिटर। शॉर्ट टाइम रेटेड के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और इसके लिए हम यूज करते हैं ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो, एक अत्यधिक मान उपयोग किया जाता। क्वेश्चन नंबर 78 है, मशीन द्वारा समस्या होने से पहले मशीन और नियंत्रण के नियमित अंतराल पर किस तरीके का रखरखाव करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन होते हैं निवारक रखरखाव या पीएम का, जिसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक है या एक ऐसा मेंटेनेंस मेथड है जिसको रेगुलर टाइम पे चेकअप करते हैं उसका, ताकि कोई भी फेलियर, कोई भी ऐसी दिक्कत फाइंड आउट कर सके और उसे रिमूव कर। तो पीएम के अंदर हम शेड्यूल इंस्पेक्शन करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट को अलग अलग टाइम चेक करते हैं, रिपेयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिवाइस है, दोबारा ये क्वेश्चन हुआ है आई थिंक। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द इफेक्ट ऑफ। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं। इसके अंदर दो परमानेंट मैग्नेट का यूज करा जाता है, जिससे हमें एक स्टेशनरी या स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और इसका इस्तेमाल केवल डीसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किया जाए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो। दोस्तों कुछ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको और डाउट होता है या आपको ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन नहीं है, तो आप जरूर मुझे बताएं और उसका जो सोर्स है ऐसा आपने देखा है वो जरूर शेयर। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आई होप कोई वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर।